कबूतर राजा को अपनी बेटी पारो से बहुत प्यार था। प्यार तो सभी को अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कबूतर महाराज अपनी बेटी पारो को अपनी नजरों से 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। वो हमेशा अपनी बेटी को अपने पास ही रखता था। जंगल में एक मानो चिड़िया ही थी जो कबूतर महाराज की बेटी को अपने साथ जंगल में घुमाने ले जाया करती थी। उसी जंगल में बिजली कपी और बादल कप्पा भी रहते थे जो मानो चिड़िया से बहुत जलते थे। बादल जी, ये कबूतर महाराज चिड़िया को बहुत इज्जत देता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो भी अच्छा भोजन होता है वो कबूतर महाराज उस चिड़िया को ही दे देता है। क्यों ना हम मिलकर कोई शैतानी करें। हाँ बिजली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। छोटी छोटी बात पर वो मानो चिड़िया शिकायत लगाती है कबूतर महाराज। लेकिन बताओ तो सही कि अब हम क्या शैतानी करने वाले हैं। बादल जी, मैंने देखा है कि वो चिड़िया रोज महाराज की बेटी को घुमाने लेकर जाती है। बस हम किसी तरह से महाराज की बेटी का अपहरण कर लेते हैं और फिर नाम लगा देंगे उस बानो चिड़िया का। हाँ, महाराज को तो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत है। वो तो सीधा मानो चिड़िया को फांसी ही लगाएगा। लेकिन बिजली, हम सब ये करेंगे कैसे। ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। जैसे मैं कहती जाऊँ वैसा करते जाओ। बाबा, आज मुझे तितलियाँ देखने जानी है। आप चिड़िया आंटी से कहें ना कि वो मुझे ले जाएं। बेटी पारो, तितलियां तो झरने पर आती हैं और वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता। प्लीज पापा, मेरा बहुत मन करता है रंग बिरंगी तितलियाँ देखने को। तभी वहाँ मानो चिड़िया भी आ जाती है। आंटी, मुझे तितलियाँ देखने जाना है, लेकिन पापा नहीं मान रहे। आप प्लीज मेरे पापा को बनाए ना, मुझे तितलियाँ देखने जाना है। कबूतर महाराज जी, अगर पारो इतनी जिद कर रही है तो मैं इसे दिखाती हूँ तितलियाँ। फिर कबूतर महाराज भी चिड़िया की बात मान लेता है और मानो चिड़िया पारो को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। पास में बिजली और बादल भी बैठे हुए थे। बादल, वो देखो चिड़िया और पारो बैठी हुई हैं। मौका बहुत अच्छा है। आज तो हम पारो का अपहरण कर कर ही रहेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया बहन, कहाँ लेकर जा रही हो महाराज की बेटी को। पारो जिद कर रही थी कि तितलियाँ देखने जाना है। महाराज तो मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने मना लिया महाराज को। फिर मानो चिड़िया और महाराज की बेटी पारो वहाँ से चली जाती हैं। चलो बादल, मुझे पता है ये जरूर तितलियाँ देखने झरने पर ही जाएंगी। इनके जाने से पहले हम जाकर झरने से सारी तितलियाँ भगा देते हैं और फिर मौका पाकर महाराज की बेटी का अपहरण करेंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी छोटे रास्ते से होते हुए झरने पर पहले ही पहुंच जाते हैं। चलो चलो तितलियों, भाग जाओ यहाँ से। महाराज का हुक्म है कि अब तुम कभी झरने पर नहीं आओगी। ऐसा सुनते ही सभी तितलियाँ वहाँ से चली जाती हैं। बिजली कपी और बादल कप्पा पास में ही छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मानो चिड़िया और महाराज की बेटी भी आ जाती हैं। अरे ये क्या हुआ, आज तितलियाँ क्यों नहीं है झरने पर। यहाँ तो हर रोज तितलियाँ आती हैं, लेकिन आज क्यों नहीं। चिड़िया आंटी, आप तो कहती थी कि यहाँ तितलियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी तितली नहीं है। पारो बेटी, ये तो मैं भी नहीं जानती कि आज तितलियाँ कहाँ चली गई हैं। तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा आगे झरने पर देख कर आती हूँ। शायद तितलियाँ वहाँ चली गई हों, लेकिन तुम यहीं बैठी रहना, कहीं भी जाना नहीं है। मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से थोड़ी आगे दूसरे झरने की ओर चली जाती है। चल बे बादल, यही मौका है इस चिड़िया को फंसाने का। पारो बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं तो मानो आंटी के साथ तितलियाँ देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी तितली नहीं है। वो चिड़िया तुम्हें तितलियाँ दिखाना नहीं चाहती। पता है तितलियाँ तो दूसरी दिशा में होती है। पता है वो तुम्हें वहाँ क्यों नहीं लेकर गई।
क्योंकि वो खुद अकेली ही तितलियों को देखना चाहती है। उसे ये जरा भी अच्छा नहीं लगता कि कोई और तितलियों को देखे। तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेकर चलते हैं तितलियों के पास। कबूतर महाराज की बेटी बादल और बिजली की बातों में आ जाती है और वो उन दोनों के साथ चली जाती है। बिजली और बादल पारों को लेकर सीधा गुफा की ओर चले जाते हैं। आंटी, तितलियाँ तो यहाँ भी नहीं है। इन तितलियों को देखना कितना मुश्किल काम है। जरा रुको तो सही, मैं दिखाती हूँ तुम्हें तितलियाँ। ऐसा कहते हुए एक पत्थर के साथ बिजली का भी पारों को बांध देती है। मेरा क्या दोष है बिजली आंटी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो पारो, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वो चिड़िया मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारा बाबा महाराज हर अच्छी चीज उस चिड़िया को ही देता है। अब हम जाकर लगवाएंगे चिड़िया को फांसी। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अरे, ये पारो कहाँ चली गई? मैंने कहा भी था कि कहीं नहीं जाना। अब मैं क्या करूँ? फिर मानो चिड़िया पारो को पूरे जंगल में तलाश करती है, लेकिन पारो तो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर मानो चिड़िया बहुत ज्यादा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। मानो तुम अकेली हो, मेरी पारो बेटी कहाँ है? महाराज, मैं उसे थोड़ी देर बिठाकर दूसरे झरने पर तितलियां देखने गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो पारो वहाँ से गायब थी। मैंने उसे पूरे जंगल में ढूंढा, न जाने वो कहाँ चली गई। मानो चिड़िया ऐसे कहते हुए रोने लगती है। ये सुनकर कबूतर राजा भी रोने लगता है। मेरी बेटी पारो न जाने कहाँ चली गई। मैंने न जाने क्यों तुम्हारे साथ उसे तितलियां देखने जाने दिया। तभी बिजली कभी और बादल कब्बा भी वहाँ आ जाते हैं। महाराज जी, अब ये चिड़िया यहाँ बैठी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, लेकिन हमने देखा कि इस चिड़िया ने आपकी बेटी को मार दिया है। हाँ कबूतर महाराज जी, आपकी बेटी बहुत रो रही थी, लेकिन इस बेशरम चिड़िया को छोटी सी बच्ची पर रहम नहीं आया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो कहीं खो गई है। चुप कर जाओ मानो चिड़िया, मेरी बेटी में मेरी जान थी, तुमने तो मेरी बेटी को मार दिया। बिजली और बादल, आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। और तोते, इस चिड़िया को फांसी दी जाए, यही मेरा आखिरी आदेश है। जैसा आपका हुक्म महाराज। मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मानो चिड़िया बहुत रोती है, लेकिन कोई भी चिड़िया पर विश्वास नहीं करता और फिर सब उसे फांसी घाट की तरफ ले जाते हैं। बिजली, मान गया मैं तुम्हारे दिमाग को। इस जंगल में कोई भी पक्षी तुम जैसा चालाक नहीं है। तोते भैया, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो मेरा विश्वास करो। कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा। मैंने अपनी पूरी उम्र यही गुजारी है। तुम तो इस बात को जानते हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। महाराज की बेटी कहीं खो गई है, मैंने उसे नहीं मारा। चिड़िया, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज ने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है, लेकिन अभी शाम तक का समय है, मैं चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कहीं से महाराज की बेटी मिल जाए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। तोता चढ़ने की ओर जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था और फिर दूसरी दिशा में चला जाता है। वो पूरे जंगल में ढूंढता है और फिर वो पहाड़ों की ओर चला जाता है और थक हार कर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो अभी बैठा ही था कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश अचानक कैसे इतनी तेज आ गई? मैं ऐसा करता हूँ, वो सामने गुफा में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और फिर जैसे ही बारिश रुकेगी महाराज की बेटी को ढूंढने निकल जाऊंगा। और फिर चीकू तोता गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही तोता ये देखकर हैरान होता है कि गुफा के अंदर तो महाराज की बेटी एक पत्थर से रस्सियों के साथ बंधी हुई थी। पारो, तुम यहाँ कैसे?
मैं तो चिड़िया आंटी के साथ झरने पर तितलियां देखने आई थी, लेकिन झरने पर तितलियां नहीं थी। जब आंटी तितलियां देखने दूसरी दिशा में गई, तो पीछे से बिजली आंटी और बादल अंकल मुझे यहाँ ले आए और यहाँ आकर मुझे रस्सियों से बांध दिया। और वो कह रहे थे कि उन्हें चिड़िया आंटी अच्छी नहीं लगती। चलो पारो बेटी, अब हमें जल्दी से वापस जाना होगा क्योंकि आपके पापा चिड़िया को फांसी देने वाले हैं। बारिश भी रुक जाती है, फिर वो दोनों वहाँ से जल्दी वापस लौटते हैं। फांसी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। चिड़िया को फांसी पर लटकाया ही जाने वाला था। महाराज जी, समय हो गया है, अब देर किस बात की, लटकाओ इस बेशरम चिड़िया को। बिजली ने अभी ये बात की ही थी कि वहाँ तोता और पारो आ जाते हैं। पापा, बाबा देखो मैं आ गई। मेरी बेटी तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। बाबा, मुझे इन दोनों कौवों ने गुफा में बांध दिया था। फिर तोता पूरी बात कबूतर महाराज को बताता है। फिर कबूतर महाराज बिजली और बादल को फांसी पर लटका देता है और कबूतर महाराज चिड़िया से माफी मांगता है। जंगल में बिजली कवि की साड़ियों की दुकान थी। कबूतरी की बेटी की शादी थी। उसने अपनी बेटी के लिए साड़ियाँ लेनी थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। बबली कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाती है। मानो बहन, मेरी बेटी की शादी है, मुझे बिजली कवि से साड़ियाँ लेनी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब आप ही बिजली कवि से कहें कि कुछ दिनों का उधार कर ले। बबली बहन, आप चिंता ना करें, मेरी बात बिजली कवि जरूर मानेगी। फिर मानो चिड़िया कबूतरी के साथ जाती है। बिजली बहन, अगर कबूतरी बहन पैसे नहीं देगी तो इसकी जगह मैं दूंगी। चिड़िया, मुझे भी कबूतरी पर विश्वास है, लेकिन याद रखना 1 महीने से ज्यादा उधार नहीं चलेगा। मैं लौटा दूंगी, 1 महीने तक पैसे मैं लौटा दूंगी। फिर बबली कबूतरी बिजली कवि से साड़ी लेकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और 1 महीना पूरा हो जाता है। बादल जी, जरा दुकान पर बैठना, मैं कबूतरी से पैसे लेकर आती हूँ। अगर वो पैसे ना दे तो कोई चीज उठाकर ले आना उसके घर से। तुम चिंता नहीं करो, पैसे तो मैं लेकर ही आऊंगी। फिर बिजली कवि कबूतरी के घर जाती है। हाँ भी कबूतरी, 1 महीना गुजर गया, लाओ मेरे पैसे, मैंने अब नया माल लेना है। कवि बहन, क्या बताऊं, बेटी की शादी के बाद ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। घर में जो कुछ भी था वो सब मेरे इलाज पर लग गया। इलाज पर लगा हो या ना लगा हो, मुझे उससे क्या, मैं तो अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। बबली कबूतरी कवि की बहुत विनती करती है, पर बिजली कवि कहाँ मानने वाली थी। वो तो अपनी बात पर ही डटी रहती है। चिंकी, चिंकी तोती, कहाँ जा रही हो? आओ ना, तुम्हें साड़ी दिखाऊं। बादल, तुम आज यहाँ क्यों बैठे हुए हो? ये काम मर्द पक्षियों का नहीं है। चिंकी, मैं तुम्हें मुफ्त में साड़ी दे दूंगा, जरा मेरी बात तो सुनो। कवि, मैं मुफ्त में नहीं, पैसों से लेने आई हूँ साड़ी। अच्छा दिखाओ। फिर बादल कौवा चिंकी तोती को साड़ियाँ निकाल निकाल कर दिखाता है। देखो तोती, ये लाल रंग की साड़ी बहुत सुंदर है, ये तुम्हारे हरे हरे पंखों पर बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा कहते हुए कौवा आहिस्ता आहिस्ता तोती के करीब होता है। नहीं नहीं कवि, मैं तो हरे रंग की ही साड़ी लूंगी। तोती, सच बताऊं तो जो रंग भी तुम पहन लो वो तुम पर बहुत जचेगा। बादल कौवा थोड़ा आगे बढ़ता है और वो तोती के पंख को छूता है। बेशरम, गंदे बुढ़े कौवे, हटो हटो, मुझसे दूर हो जाओ। मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। पति जी, कहाँ हैं आप? चिंकी तोती भागी भागी चीकू तोते के पास जाती है और वो जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। पति जी, उसने मेरे पंख को छूने की कोशिश की और मेरे साथ उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। मैं देखता हूँ, तुम चुप करो चिंकी, उस बुढ़े को आज मैं नहीं छोड़ूंगा।
तोता गुस्से में एक बड़ा डंडा लेता है और कौवे की ओर जाता है। उधर बिजली कौवी एक साड़ी के लिए कबूतरी से लड़ रही थी। रहम करो, मुझ पर रहम करो बिजली, इतना जुल्म ना करो। अगर मुझे साड़ी दे ही दी है तो कुछ दिन और निकाल लो, मैं खुद आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगी। एक बार कहा ना कि मैं पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। रोती हुई बबली कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वो कभी नहीं मान रही, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि पैसे मैं उसे देकर अपनी जान छुड़वा लूं। वो तो मेरी बहुत बेइज्जती कर रही है। कबूतरी बहन, आप ये पैसे ले जाएं और ये पैसे उसके मुंह पर मारो, उसे किसी का भी एहसास नहीं है। फिर बबली कबूतरी पैसे लेकर चली जाती है और वो बिजली कौवी को दे देती है। कौवी क्या जानती थी कि पीछे क्या होने वाला है। जिसे वो दुकान पर बिठा कर गई थी, उसकी वजह से तो उसकी सारी साड़ियाँ खराब होने वाली थीं। तभी चीकू तोता भी आ जाता है। बेशरम बुढ़े कौवे, जरा बाहर आ, मैं देखता हूँ तुझे। चाचा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तोता डंडे से कौवे की खूब पिटाई करता है और कैंची से साड़ियाँ भी काट देता है। तभी सभी पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाते हैं। तभी बिजली कौवी भी आ जाती है। अपनी दुकान की सारी साड़ियाँ खराब देखकर बिजली कौवी तो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी साड़ियाँ। जब ये दूसरों की इज्जत पर नजर रखेगा बुढ़ा कौवा, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। बादल कौवा बिजली की ओर देखता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो बिजली से भी पिटेगा। चिड़िया, इससे तो अच्छा था कि मैं कबूतरी से पैसे ही ना लेने जाती। इस कौवे की वजह से मेरी सारी दुकान ही बर्बाद हो गई। कर रहे थे। बिजली, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ बादल जी, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तभी उड़ता हुआ कबूतर उन दोनों के पास आता है। अरे कौवो, तुम दोनों यहाँ आराम से लेटे बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ खबर भी है? क्या बात है गंदी आँखों वाले, क्या तुम्हें तमीज नहीं है आने की? ऐसे ही आकर हमारे सरों पर बैठ जाते हो। काली कभी कभी खुद भी अच्छा बोल लिया करो, आई बड़ी मुझे तमीज सिखाने वाली। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर, बात तो बताते जाओ, तुम भी बात मत करो मुझसे, गंदे कौवे। गुस्से में कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बिजली कौवी मानो चिड़िया के घर जाती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर घर में तो कोई भी नहीं था। लगता है चिड़िया गहरी नींद सोई हुई है। लेकिन बिजली कौवी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। तभी पीछे से मानो चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, बस कर दो, क्या दरवाजा तोड़ोगी तुम? चिड़िया, तुम बाहर थी? हाँ बिजली, बताओ क्या काम था? वो मुझे थोड़ा सा भोजन चाहिए था, क्या मिल जाएगा? बिजली बहन, क्या आपने पक्षी का ऐलान नहीं सुना? ऐलान? कैसा ऐलान? कुछ ही दिनों तक जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं। हमारे आसपास के जंगलों में भी बारिशें हो रही हैं। और पता है बिजली बहन, उन जंगलों में बाढ़ आ गई है। बस इसीलिए मैं भोजन जमा कर रही हूँ। अच्छा चिड़िया, लेकिन वो भोजन? माफ कीजिए कवि बहन, लेकिन आज मैं आपको भोजन नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन लेकर अंदर चली जाती है और वो अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। बदला लूंगी, मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगी। चिड़िया की बच्ची, अब तो देखती जा। फिर बिजली कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन मानो चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो बिजली कौवी चिड़िया के घर में आ जाती है और वो जोर जोर से चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। बबलू भाई, लगता है आज फिर से कोई गंदा पक्षी आ गया है। मम्मा भी तो घर पर नहीं है, अब बताइए क्या करें, नहीं तो ये पक्षी हमारे घर का दरवाजा ही तोड़ देगा। डरो मत मीना बहन, ये अभी चला जाएगा। मुझे सब पता है, मीना बबलू तुम दोनों अंदर ही हो। बहुत अच्छा होगा,
आराम से दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मा को मार डालूंगी। ये हमें डरा रहा है मीना बहन, आप चुप ही रहना। बबलू भैया, अगर सच में हमारी मम्मा को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। दोनों बच्चे डरते हुए दरवाजा खोल देते हैं। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। अब चुपचाप एक साइड पे खड़े रहो। बिजली का भी मानो चिड़िया का सारा जमा किया हुआ भोजन उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली, इतना ढेर सारा भोजन ये तुम कहाँ से लाई हो? मेरी बेइज्जती की थी उस छोटी चिड़िया ने, सारा दाना मैं उसी के घर से लाई हूँ। देखना, अब जब वो छोटी चिड़िया घर आएगी तो रोएगी, उसे ये भोजन नहीं मिलने वाला। बिजली, तुमने तो मेरी सारी चिंताएं खत्म कर दी। अब जंगल में बारिश आई या तूफान, हमें कोई चिंता नहीं होगी। चिड़िया बहन, मैंने तो काफी भोजन जमा कर लिया है। मेरे तो बारिशों के दिन अब आराम से गुजर जाएंगे। हाँ तोते भैया, मैंने भी ढेर सारा भोजन जमा कर लिया है। बहुत मेहनत की है मैंने, अब तो मेरे पंख भी दर्द करने लगे हैं। हवाएं बहुत तेज हो रही हैं। दोस्तों, अब हम सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। फिर वो सभी दोस्त अपना अपना दाना लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मानो चिड़िया जब अपने घर पहुंचती है तो उसके दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे रो रहे थे। बच्चों, आप दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? मम्मा, वो बिजली आंटी आई थी, उन्होंने हमें बहुत डराया और हमारा सारा भोजन भी उठा कर ले गई। कभी ये तुमने अच्छा नहीं किया। बच्चों चुप हो जाओ, चलो अंदर चलो। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घर में ले जाती है। बच्चों, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, आप उस आंटी के पास मत जाना, वो बहुत बुरी है, वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। बबलू बेटा, वो कभी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुम दोनों डरो मत, मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर कप्पों के पास जाती है। बिजली, तुम ये सारा दाना मेरे घर से लाई हो। चोर कव्वे, क्या तुम्हें पता भी है कि ये सब दाना मैंने कितनी मुश्किल से इकट्ठा किया है? अब जल्दी से मेरा सारा भोजन मुझे वापस करो। छोटी चिड़िया, अपनी चोंच बंद कर भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तेरी चोंच ही तोड़ दूंगी। ये दाना हमारा है, जाओ चिड़िया, कहीं और जाकर अपना दाना ढूंढो। मानो चिड़िया रोने लगती है। अगर ये भोजन मैं नहीं खा पाई, मेरे बच्चे नहीं खा पाए, तो तुम दोनों के नसीब में भी नहीं होगा। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, वो जरूर न्याय करेगा। चल भाग जा चिड़िया यहाँ से, अब गरीबों वाला रोना धोना यहाँ न कर, चल चल भाग। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में जंगल में आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया बारिश में अपने घर चली जाती है। बिजली, आज वो छोटी चिड़िया कुछ ज्यादा ही बददुआएं देकर गई है। बादल, छोड़ो उसे और तुम ये दाना खाओ। वो दोनों पति पत्नी दाना खा ही रहे थे कि उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। बादल, ये क्या हो रहा है? जल्दी से बाहर निकलो। जोर से बादल गरजता है और कप्पों का घर नीचे आकर गिरता है। हाय बादल, मेरी कमर टूट गई, लगता है हमें हमारे किए की सजा मिल गई है। चिड़िया, चिड़िया बहन। मानो चिड़िया कप्पों का शोर सुनकर वहाँ आती है। फिर मानो चिड़िया उन दोनों कप्पों को घर के नीचे से निकालती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। इतना कहते हुए मानो चिड़िया अपना भोजन उठाती है और वापस अपने घर की ओर चली जाती है। बादल जी, चिड़िया तो गई, अब हम क्या करेंगे? बिजली, मेरे तो सर पर चोट लग गई है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो दोनों कप्पे बारिश में बैठे रो रहे थे। बारिश थी कि और भी तेज होती जा रही थी। मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित ना हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है।
चिड़िया और कॉपी कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और कॉपी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और कॉपी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली का भी देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया, देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते। हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है? कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उगाया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया। तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वो जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर 2 हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली का भी के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है।
बिजली बहन, ये टमाटर तो बहुत बड़े हैं। हमने अच्छे से रक्षा की है ना, इसीलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और कवि, हम जल्द ही पक जाएंगे, फिर आप हमें खा लेना। लेकिन अभी हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ, हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। बिजली बहन, अब तो वहाँ भी पानी नहीं है जिस नदी से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? मानो अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि वो हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं। अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। फिर चिड़िया और बिजली का भी बड़े पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? नहीं नहीं। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। बताओ चिड़िया, क्या काम है? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को ले आएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर पूर्व वाले जंगल में गई हुई हैं। चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मुश्किल से एक टमाटर का पौधा लगाया है और वो अब सूख रहा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, उस पर 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, हमने बहुत इंतजार किया है उनका। चुप कर जाओ चिड़िया, मैं बुलाता हूँ हवाओं को, वो शाम तक बादलों को ले आएंगी। बड़े पेड़ जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। चिड़िया, हमें ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जितनी दूसरों की मदद करेंगे, ऊपर वाला हमें उतनी ही शक्ति देगा। दूसरों की मदद करनी। तेज बारिश में वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है, अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो तुम? तभी बिजली कवि रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती, बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला, चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो, वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। काको, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है, बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। नाना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। मेरा घर पहाड़ों के दूसरी दिशा में है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली चीलें मुझे खा जाएंगी। कृपया करो और मुझे आज रात अपने घर में आश्रय दे दो। देख बुढ़िया, अब तो चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बादल जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो कवि दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बूढ़ी कवि बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दस्तक देती है। कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? जरा जाकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। फिर चांदनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज रात गुजारने के लिए मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। माँ जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप अंदर आ जाइए। फिर चांदनी चिड़िया बूढ़ी कवि को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये दाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। फिर बूढ़ी का भी भोजन खा लेती है। फिर वो दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सेब का बीज है। तुम इसे अपने आंगन में दबा देना और देखना, बहुत जल्दी बहुत बड़ा सेब का पेड़ लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी काफी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया वो बीज अपने आंगन में बो देती है। अब मैं जल्दी से भोजन ले आती हूँ, कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए। फिर चांदनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। बिजली कभी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो देखकर हैरान होती है। बादल, बादल जी जल्दी आओ, जरा देखो। बादल कव्वा जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो? सोने भी नहीं देती। वो देखो बादल, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा सेब का पेड़ है और उस पर लाल लाल रंग के सेब भी लगे हुए हैं। बिजली, ये कैसे हो गया? कल तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं था और आज ये सेब का पेड़। चलो पास चलकर देखते हैं। फिर बिजली और बादल चिड़िया के सेब के पेड़ के पास जाते हैं और वो कुछ सेब तोड़कर खाने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कव्वे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली, ये